कोरोना से ज्यादा हंगामा तो आजकल पतंजलि वाले झोला छाप बाबा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में चल रहा है। एक तरफ ये धूर्त झोला छाप बाबा रामदेव अपनी बदतमीजी पर आमादा है, तो आईएमए ने प्रधानमंत्री के दरवाजे पर गुहार लगा दी। और तो और आईएमए की उत्तराखंड शाखा ने रामदेव की दुकान पर 1000 करोड़ रुपयों का हर्जाना करने के लिए नालिश दायर कर दी है। तर्क यह है कि रामदेव ने डॉक्टरों की बेइज्जती की है, इसलिए डॉक्टरों से हर्जाना मिलना चाहिए। दरअसल यह झगड़ा आयुर्वेद के नाम पर बाजार पर एकाधिकार बनाने और इसके लिए एलोपैथी के गाल पर तमाचे मारने का है। एलोपैथी के अधिकांश लुटेरे प्रैक्टिशनरों की लूटपाट कोई नई बात नहीं है, जिन्होंने एलोपैथी वाले डॉक्टरों पर ली जाने वाली हिपोक्रेटिक ओथ यानी शपथ को तहस नहस कर दिया। जरा देखिए तो तनिक कि आम आदमी की नजर में एलोपैथिक डॉक्टरों की छवि क्या और कैसी है। रामदेव के से आईएमए अगर लड़ाई करता है तो इसमें रामदेव का कुछ नहीं जाता है। रामदेव एक ऐसा आदमी नहीं है जिससे बहुत जबान लड़ाई जाए, उसको इग्नोर करना चाहिए आईएमए को। लेकिन आईएमए की प्रतिष्ठा और साख भी दांव पर थी पूरे कोरोना काल में। हम लोग खुद भी एक सामान्य आदमी के रूप में जितने डॉक्टरों से इलाज लेते हैं या सलाह लेते हैं, किसी भी डॉक्टर ने देखना तो दूर क्लिनिक में टेलीफोन पर भी नहीं सूचना दी कि हमसे आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। क्या सामाजिक रूप में वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सिस्टम आल्सो। हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, हम पत्रकार हैं, तो हमारी जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसके अलावा समाज के प्रति हम अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं, तो हमारी वही दशा होगी जो इस समय आईएमए की है कि उनको एक झोला छाप आदमी से बहस करना पड़ रहा है गला फाड़ फाड़ के। इस सच के बावजूद हालत तो यही है कि यह ताजा युद्ध झोला छाप धोखाधड़ी पर आमादा रामदेव और बालकृष्ण के गिरोह और जन स्वास्थ्य पर समर्पित सुशिक्षित डॉक्टरों का है। पहले रामदेव का चरित्र और उसका अतीत देख लिया जाए। सच बात तो यही है कि रामदेव का पूरा जीवन ही झूठ पर फला फूला है और उसको सरकारी प्रश्रय भी मिला। शुरुआत की भाजपा के साथ राष्ट्रवाद और मातृ के नमन के तौर पर लिया है। रामदेव के गुरु राजीव दीक्षित की संदिग्ध मौत पर उनके हर शिष्य को शक है, लेकिन रामदेव उस पर हमेशा खामोश रहे। जिंदगी भर गुलाटियां मारते रामदेव ने कसरत के आसनों को सीखा और उसे योग का नाम दे दिया, जबकि आसन और योग अलग अलग बातें हैं। इतना ही नहीं, रामदेव ने अपना दावा आयुर्वेद पर कर लिया, यह जानते हुए भी कि योग जीवन शैली है, जबकि आयुर्वेद औषधि जड़ी बूटी यानी पौधों का विज्ञान है। सच बात तो यह है कि रामदेव ने न केवल योग और आयुर्वेद ही नहीं बल्कि उसके बाद बाजार पर भी कब्जा कर लिया, जहां दवा के साथ ही साथ आटा, दाल, चावल, मसाला जैसे किराने के सामान बिकते हैं। इतना ही नहीं, रामदेव ने हर जगह धोखा किया। आज हालत यह है कि रामदेव के अधिकांश सामान मिलावटी पाए गए हैं। सेना तक की कैंटीनों ने पतंजलि से आए सामानों पर ऐतराज करते हुए उन्हें वापस कर दिया। कई सरकारी लैब में रामदेव के उत्पाद निम्न स्तर के पाए गए। लेकिन हैरत की बात है कि अपनी इस बनियागिरी में रामदेव ने बनियों को ही चारों खाने चित्त कर दिया। लेकिन राष्ट्र और हिंदुत्व की लहरों के जोश में वे बनिए रामदेव की करतूतों को भूल गए। रामदेव की हिमाकत तो देखिए, जन स्वास्थ्य को लेकर भी रामदेव ने जानलेवा षड्यंत्र किया। कोरोनिल की गोलियां बेचकर दावा किया कि उससे कोरोना का इलाज होता है। फिर क्या मचा हंगामा। आयुष विभाग ने फिर पेच कसे तो रामदेव ने अपनी गोलियों की शीशी में लिखवा दिया कि यह कोरोना का इलाज नहीं बल्कि उससे काढ़ा जैसा पदार्थ है जिससे कोरोना से बचने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। शर्मनाक बात तो यह है कि अपनी दुकान में कैंसर, कोरोना और दिल की बीमारियों को समूल नष्ट करने वाले इस बाबा को यह तक पता नहीं है कि कोरोना बैक्टीरिया नहीं बल्कि खतरनाक वायरस है। और अब यही बाबा रामदेव इस बात का दावा करता है कि 90% से कोरोना मरीजों का इलाज इस झोला छाप धूर्त बाबा ने किया है। दरअसल अपनी हर हरकत और षड्यंत्रों के सफल होते रहने से ही रामदेव के हौसले लगातार बेहिसाब होते गए और अब हालत यहां तक आ गई कि झोला छाप बाबा एलोपैथी को ही चुनौती दे बैठा। डॉक्टरों का माहौल उड़ाते हुए बाबा रामदेव ने जिस तरीके के दावे और खिल्लियां उड़ाई वह किसी से छुपा नहीं है। वह भी तब जब रामदेव और बालकृष्ण को एलोपैथी नहीं बचाया है,
अस्पताल में तड़पते बालकृष्ण और रामदेव का ये वीडियो देखे जिसमें एलोपैथिक नहीं इन दोनों को जान बचाई है। अभी करवा रहे हैं सर। आपको बता दें कि रामदेव और बालकृष्ण ने अपनी कोई भी डिग्री आज तक सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद एक काई धूर्त की तरीके से अपने झोला छाप दुकान पर लगातार जमे हुए हैं बाबा रामदेव। प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी यानी वाराणसी के आईएमए के सचिव डॉक्टर RN सिंह से दो टूक बातचीत की है दुलत्ती ने, और इस बातचीत में रामदेव ही नहीं बल्कि एलोपैथिक डॉक्टरों की करतूतों को लेकर के भी दुलत्ती ने सवाल पूछे। सर, इसको हम बहुत ही निहायत ही मतलब उससे देखते हैं कि एक अनक्वालिफाइड आदमी, इसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वह एक चर्चा शुरू कर देता है, एक पूरे चिकित्सा पद्धति पर सवाल खड़ा कर देता है। चिकित्सा पद्धति पर सवाल खड़ा करने के साथ साथ वो सरकार पे भी सवाल खड़ा करता है। वो सरकार के गाइडलाइन को कटघरे में खड़ा करता है, वो सरकार के वैक्सीन को कटघरे में खड़ा करता है। उसको जो है सारे लोग मौन होकर के देख रहे हैं। यह दुर्भाग्य वाली बात है। यह दुर्भाग्य, क्या इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि आपके हिसाब से वो अगर वो जाहिल है तो एक जाहिल से भिड़ रहा है एक पढ़ा लिखा डॉक्टर? असल में इसमें पढ़ा लिखा डॉक्टर को तो आगे आना ही चाहिए था। तो अब तक क्या कर रहे थे? इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए। तो इसमें पहले आप क्या कर रहे थे? जो पहले ड्रामा कर रहा था कोरोनिल से लेकर के पूरा ड्रामा किया उसने, तो हर चीज सरकार को आगे आना चाहिए था सर। इसमें सरकार को आगे, लेकिन हम लोगों ने हर जगह उसको ये कहा। हाँ, कोरोनिल भी जब आया तब काफी विरोध हुआ, सरकार ने उसको मान्यता दी। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, सरकार से तो ऊपर हम चिकित्सक है नहीं। सिंह साहब, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर्स जो प्रोफेशन में लगे हैं, खासतौर से प्राइवेट डॉक्टर्स दवा को लेकर के हर चीज में कमीशन लेते हैं, सरकारी डॉक्टर भी यही हरकत करते हैं। तो जी क्या वो उसमें आप बहुत ज्यादा बिजी थे इसलिए? जी देखिए, इनके हम व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम व्यापारिक दृष्टिकोण की यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। दो चीज देखिए एकदम स्पष्ट है जो इसको डाइवर्जन किया जा रहा है। दो तीन चीजें, एक तो व्यापारिक दृष्टिकोण को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, इसको मैं इससे एकदम इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। भाई, हर आदमी का एक अपना बिजनेस है, एक सिस्टम है। मान लीजिए होटल चलाने वाला एक अपना बिजनेस करता है, वो कंपनी चला रहे हैं, वो अपनी बिजनेस है उनका। हम उस पर, मेरा प्रश्न दूसरा था। देखिए इस तरह डॉक्टर भी अपनी क्या रोजी रोजगार में क्या कर रहा है, इस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। इस पर मैं कुछ वर्डिक्ट नहीं दे। वो अपना हॉस्पिटल चला है, उसके लिए क्या कर रहा है, इस पर मेरी कोई वो नहीं है। उसके लिए अलग वो विषय अलग है, उसको अलग से हम लोग बात करें। दूसरी चीज, जो पैथी से कंपैरिजन किया जा रहा है, ये पैथी वो पैथी वो पैथी, यहाँ किसी पैथी का भी कंपेयर, हम सारे पैथी का सम्मान करते हैं, हर पैथी का एक अपना महत्व है। ठीक है, वो अपनी पैथी पर काम करें, हमें कोई वो नहीं। लेकिन इस पे डॉक्टर साहब एक चीज और हमारी बहस इस पर है ही नहीं। हमारी बहस केवल ये है, केवल और केवल हमारी ध्यान इस पर केंद्रित है कि उसने एक पद्धति को अपमानित किया। वो व्यक्ति अगर कोई सर्टिफाइड, अगर कोई BMS डॉक्टर इस बात को सवाल उठाता और अपने तथ्यों के साथ हम उसको स्वीकार करते, उसका बहस करते, उस पर हम आर्गुमेंट करते, उस पर हम अपनी सफाई देते। मैं वही तो आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ कि पूरी जनता को इस आदमी ने पिछले 15-20 साल से थप्पड़ मारे, तब आप कुछ नहीं बोले। अब आपके ऊपर हम लोग हमने समय समय पर इसका विरोध किया है और IMA ने समय समय पर इस पर आवाज उठाई है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि क्या कहते हैं, इसको कहीं ना कहीं से लोगों का सपोर्ट, इसने मतलब लोगों के एक भावनाओं को पकड़ करके उसका खिलवाड़ बना करके आज भी खेल रहा है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, इसका दूसरा पक्ष है कि इस पूरे दौरान कोरोना को लेकर के, विभीषिका को लेकर के डॉक्टर भी बहुत बुरी तरीके से नंगे हुए हैं। कमीशन को लेकर के अधिकतम दाम वसूलने पे फीस ज्यादा वसूला है। इस पे कई जगहों पर आपके बनारस और लखनऊ में भी मुकदमे हुए हैं, लूट बेहिसाब हुई है। ये क्या चल रहा था? और दूसरी बात, जो रेमडेसिविर की दवा और फर्जी इंजेक्शन लग रहे थे, वो आपके यानी आपके डॉक्टरों की सहमत से नहीं लग रहे थे क्या?
नहीं, रेमडेसिविर या कोई भी दवा समय समय पर सरकार ने बताया हमें कि ये दवा कारगर है, रिसर्च होता है, सारी चीजें आती है मार्केट। कोई दवा कोई अपने से नहीं शुरू कर देता है कि हम रेमडेसिविर एक रिसर्च की हुई दवा है जो कि मार्केट में थी, उसको लोगों ने जैसे SCQ एक आया चला गया, क्योंकि आपदा का समय था, इसमें हम रिसर्च पे बहुत ज्यादा जोर नहीं है, हम हिट एंड ट्रायल बेसिस पे थे कुछ दवाओं को लेकर के, क्योंकि आपदा में आदमी रिसर्च नहीं जाता, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ही काम करता है कि कौन सी दवा काम कर गई। आप जो भी काम करते हैं हिपोक्रेटिक के जो आपका ओथ है उसके हिसाब से करते हैं जी। और आम आदमी की निगाह में आपका प्रोफेशन अब ओथ के बिल्कुल उल्टा हो गया है, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, ये इसके लिए तो सारे लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। हमको लगता है इसके लिए सरकार को भी चिंतन करने की जरूरत है। आज चिकित्सकीय पेशा को आपने उपभोक्ता फोरम में ले आकर के खड़ा कर दिया है, हाँ, उपभोक्तावाद बना दिया है, वो कंज्यूमर एक्ट में है, कंज्यूमर है। लेकिन हाँ, तो आपने जब व्यापार बना दिया है, इस पर सरकार हम किस चीज की रियायत देती है? आज सारे टैक्सेस हमारे ऊपर हैं, सबसे ज्यादा कंपनसेशन हमारे ऊपर है, सारी चीजें हमारे ऊपर हैं। तो आप जब सारी चीजें हमसे दें तो केवल हमसे ये कहें कि हम इलाज जो है वो भगवान बन करके करें, हाँ। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ा भ्रम इस समय इस पूरे देश में शुरू हो गया है, हाँ, कि अब कोई भी मृत्यु जो है अगर अस्पताल में चला गया तो वो मतलब एकदम आसान तरीका हो गया कि अब कह दिया जाए कि ये चिकित्सकीय लापरवाही से हो गई। हाँ, ये एक बहुत ही आसान सा फंडा बन गया है कि जो अस्पताल पहुंचा, चाहे सरकारी रहे चाहे गैर सरकारी रहे, अस्पताल जाने वाला मरीज चाहे कितना ही सीरियस है, भाई हर आदमी अगर बच सकता था, हर आदमी अगर जिंदा रह सकता तो हम पहले अपने परिवार को बचाते, हम अपने जो है इष्ट मित्रों को बचाते, हम अपने फिर सगे संबंधियों को बचाते। ऐसा संभव है क्या? नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ एक घटनाएं हैं, सब प्रमाण है कि सरकारी डॉक्टर ने जाकर के प्राइवेट अस्पताल में या नाले के किनारे ऑपरेशन किया और मरीज मर गया। ये क्या था? कुछ हैं, हम तो सारे लोगों का हम ये कह ही नहीं सकते भाई, जो दोषी हैं उनको आप सजा दीजिए ना, हर जगह सजा का प्रावधान है, उनके खिलाफ हम भी हैं। अगर इस तरह के जो मतलब इस तरह का कार्य, जो मतलब अनैतिक तरह का कार्य करता है, हाँ, उसके खिलाफ पूरा IMA है, उसके लिए सारे लोग उसके खिलाफ हैं। हमने ये सवाल अगर उठाया कि हमारे डॉक्टरों पर कार्रवाई ना हो, तो हमने ये भी कहा कि जो दोषी हों, जो जांच में दोषी पाए जाए, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो। डॉक्टर साहब एक चीज हमें बता दीजिए, डॉक्टर के पूरे प्रोफेशन में अब ड्यूटी तो खत्म हो चुकी है, खाली प्रोफेशन बचा है और कमीशन है, चाहे दवा को लेके है, चाहे इंजेक्शन को लेके है, चाहे फीस को लेकर के, आम आदमी की रोजाना की जो कमाई है उससे सर कमीशन पे हम लोग ना बात करें। हाँ, कमीशन जो है आजकल हर प्रोफेशन में हमको लगता है कमीशन एक धंधा पड़ चुका है, तो इस पर तो सारे लोगों को अपने अंदर मंथन करना चाहिए। हाँ, ये तो हर क्षेत्र हमको लगता है आपका भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है सर। नहीं, लेकिन मैं कम से कम मैं निजी तौर पर मैं न कमीशन खाता हूँ और नहीं, निजी तौर पर सर मैं भी नहीं खाता हूँ। मुझे भी आकर के कोई अगर एक उंगली उठा करके बता दे कि ये कमीशन खा रहा है तो मैं भी मान लूंगा। हाँ, सिंह साहब, सरकारी जो ढांचा है आपका चिकित्सा का, उसके बारे में क्या नजरिया है आपका? वो उसको लेकर के अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अभी ढांचे में बहुत ही कमियां हैं जिसे सुधार की आवश्यकता है। कुछ भी हो, कोरोना के चलते अपने हजारों डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मी साथियों को खो चुके IMA के डॉक्टरों का मनोबल तोड़ने वाले या छोला चाप डॉक्टर बाबा अब सीना ठोक कर ऐलान कर रहा है कि उसकी गिरफ्त कर पाना किसी के बाप की हिम्मत नहीं। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत
ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई। ऐसी करतूतों से आहत देश के कुशल और प्रशिक्षित डॉक्टरों के संगठन आईएमए ने इससे झोला छाप बाबा की करतूतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक गुहार लगाई है। लेकिन हैरत की बात है कि लाखों समर्पित डॉक्टरों और एलोपैथी पर विषम फेंकने वाले, अपमान, पीड़ा और सम्मान को गहरी चोट पहुंचाने वाले झोला छाप धूर्त रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ सरकार खामोश ही बैठी है, जैसे उसे किस विवाद से कोई लेना ही देना नहीं हो। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो यूट्यूब पर दुलत्ती सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पता तो चल सके कि दुलत्ती ऐसा लगे।